सबसे पहले बात करते हैं टीएमसी सांसद बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां और उनकी शादी से जुड़े विवाद की। जी हां, नुसरत जहां जैसे ही उन्होंने शादी रचाई एक हिंदू शख्स से, उसके बाद से वो लगातार जो है उनको फतवे मिलते रहे, लगातार वो निशाने पे आती रही कि उन्होंने हर हिंदू रीति रिवाज जो है बखूबी निभाया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनकी शादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और नुसरत तो यहां तक कह रही हैं कि उनकी शादी जो है हिंदुस्तान में वैध ही नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से अब वो राजनीति के अखाड़े में भी टारगेट पर आ गई हैं अपनी पर्सनल जिंदगी के साथ साथ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के बोडरम की इन तस्वीरों को नुसरत के फैंस शायद अब तक नहीं भूले होंगे। सपनों से सजी इस शादी को देख पूरी दुनिया की आंखें मनोचौंधिया उठी। नुसरत की खूबसूरती को निखिल जैन से रिश्ते की शक्ल मिली और सबको लगा मानो शोहरत की दुनिया के एक और खुशनुमा रिश्ते का आगाज हो चला है। 2 साल तक इस कपल की अलग अलग तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हुई। कभी दुर्गा पूजा तो कभी हाथों में हाथ लेकर चलना। नुसरत और निखिल की दास्तां मानो मोहब्बत की स्याही से लिखी गई थी। लेकिन बुधवार दोपहर एक कागज ने इस रिश्ते पर बिजली गिरा दी। यह है वो प्रेस स्टेटमेंट जो नुसरत जहां की तरफ से जारी किया गया और इस बयान में नुसरत ने निखिल से रिश्ते को लेकर बड़ा ऐलान किया। इस कागज के जरिए नुसरत साफ साफ कहती हैं कि निखिल से उनकी शादी इनवैलिड है, यानी भारत में उसे कानूनी दर्जा हासिल नहीं है। बयान में आगे ये भी लिखा गया कि अदालत के मुताबिक इस रिश्ते को शादी का नाम नहीं दिया जा सकता। ये एक लिव इन रिलेशनशिप जैसा रिश्ता है। नुसरत की तरफ से बयान आ गया, निखिल जैन की तरफ से जवाब का इंतजार है। लेकिन आखिर तुर्की में शादी और भारत में कानूनी दर्जे का पेच क्या है? ये नुसरत का हर फैन, उन्हें फॉलो करने वाला हर शख्स जरूर जानना चाहेगा। कानूनी पेच काफी हद तक समझ आता है, लेकिन आखिर नुसरत और निखिल के बीच ऐसा क्या हुआ जो हालात सार्वजनिक तौर पर बयान देने तक आ गए? इस सवाल का कुछ हद तक जवाब नुसरत के प्रेस स्टेटमेंट में ही मिल जाता है। इस बयान में आगे नुसरत की ओर से लिखा गया है, हम दोनों काफी पहले अलग हो चुके थे, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ का ख्याल रखते हुए मैंने अब तक ये सबके सामने नहीं रखा था। न्नुसरत और निखिल के रिश्तों को लेकर कयासों का बाजार पहले भी गर्म हो चुका है, लेकिन बयान जारी कर शायद नुसरत इन कयासों पर मुहर लगाना चाहती है। न्यूज नेशन ने इस बाबत नुसरत जहां से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के चलते नुसरत ने बात करने से इनकार कर दिया। नुसरत और निखिल के बीच जो हुआ वो उनकी निजी जिंदगी है, लेकिन लोग जरूर सोचेंगे कि जिन निखिल के लिए मुस्लिम नुसरत ने मांग में सिंदूर भरा, उस सिंदूर के लिए कट्टरपंथियों की नफरत भी झेली। जिस रिश्ते के लिए नुसरत ने मजहबी लकीरों के फर्क को मिटा दिया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इस रिश्ते में फासलों की खाई बनती नजर आ रही है? जी न्यूज नेशन। नुसरत जिस शादी को अब शून्य बटे सन्नाटा बता रही हैं, वो कानूनी तर्क दे रही हैं कि तुर्की में और हिंदुस्तान में शादी जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर कैसा तलाक और कैसी शादी, हम तो बस साथ रह रहे थे। लेकिन कोई नुसरत से पूछे कि जरा फ्लैशबैक में जाएं और कैमरों के सामने आई उस हर तस्वीर को एक बार फिर से देखें जिसमें वो मांग में सिंदूर लगाए, हाथ में चूड़ा पहने हुए नजर आती हैं। एक एक रीति रिवाज, एक एक रस्म को ठीक एक बहू की तरह से, एक पत्नी की तरह से निखिल जैन के साथ निभाती हुई नजर आती हैं। ये सब अगर शादी नहीं थी तो फिर क्या था? Do you take Nusrat to be your wife? Yes, I do. लाल जोड़ा, कलाई पर चूड़ा, ये शादी नहीं तो और क्या है? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये शादी नहीं तो और क्या है? सुहाग की दुआ, करवा चौथ का दिया, ये शादी नहीं तो और क्या है? अगर नुसरत के बयान को सही माने कि निखिल और उनका रिश्ता सिर्फ
लिव इन रिलेशनशिप था, तो नुसरत के फैंस और जमाना जरूर पूछेगा कि जो कुछ निखिल और नुसरत के बीच हुआ वो हिंदुस्तानियों के लिए शादी के पवित्र बंधन की ही परिभाषा होती है। मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र अपने आप पति और पत्नी के रिश्ते को बयां कर देते हैं। जब ये सब हुआ तो फिर नुसरत और निखिल की शादी क्यों नहीं हुई? तुर्की में भले ही नुसरत की शादी में जयमाला पहनाई गई, लेकिन तुर्की में शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई। भारतीय शादियों की तरह नुसरत लाल जोड़े और सेहवाले के साथ भी आई, लेकिन दूसरे धर्म में शादी मान्य होने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो भी भारत में निखिल और नुसरत ने नहीं कराया। इन्हीं कानूनी आधारों पर आज नुसरत कह रही हैं कि निखिल और उनकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। तो फिर ये रस्मो रिवाज, लाल जोड़ा और मांग में सिंदूर, ये सब क्या है? सिर्फ एक दिखावा? क्या निखिल और नुसरत वाकई कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं होना चाहते थे और समाज के चलते उन्होंने शादी जैसी रस्मों को अंजाम दिया? सवाल बहुत है और जवाब तभी मिलेंगे जब निखिल और नुसरत खुलकर दुनिया के सामने अपने रिश्ते की असल हकीकत बयां करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। नुसरत भले ही अब अपने इस रिश्ते को झुटला रही हों, भले ही तर्क दे रही हों कि टर्की में शादी जो है रजिस्टर्ड नहीं थी, हिंदुस्तान में भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो तलाक कैसा? तो कोई नुसरत से पूछे कि लोकसभा में जब उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी तो उन्होंने खुद को शादीशुदा क्यों बताया? अगर लिव इन रिलेशनशिप था तो वो खुद को सिंगल या लिव इन रिलेशनशिप में भी बता सकती थी। क्यों उन्होंने वहां पर अपने पति के तौर पर निखिल जैन का नाम लिखवाया और खुद को शादीशुदा क्यों बताया? अब कहीं ना कहीं गलत जानकारी बतौर सांसद देने के उन पर कानूनी अड़चने जो हैं वो भी आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें उनके लिए और ज्यादा पैदा हो सकती हैं और राजनीतिक विरोधियों को तो एक तरह से हथियार ही मिल गया है नुसरत को टारगेट करने का। नुसरत की तरह से अगर एक और रिश्ता और अगर एक और महिला अगर हम कहें सुर्खियों में है इन दिनों तो वह है बारबरा। जी हां, बारबरा और मेहुल चौकसी के रिश्तों को लेकर लगातार खबरें आती रहीं। मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड बताया गया बारबरा को। मेहुल चौकसी की पत्नी ने कहा ये तो हनी ट्रैप किया गया उनका, लेकिन बारबरा टीवी कैमरों के सामने आई और मेहुल से जुड़े एक एक राज को उन्होंने खोला, बताया किस तरह से फर्जी नाम, नकली डायमंड देकर बारबरा को मेहुल ने फंसाया था। कौन सच्चा कौन झूठा, किसने किसको धोखा दिया, बारबरा शामिल हुई या मेहुल ने फंसाया? आगे आने वाले वीडियो में जब आप मेहुल चौकसी की कथित गर्लफ्रेंड की बातें सुनेंगे तो आपके अंदर कुछ ऐसे सवाल उठेंगे। बारबरा पहली बार मीडिया के सामने आई और उसने जो पहला खुलासा किया उसका एक ही मतलब है, बारबरा को मेहुल ने धोखा दिया। सुनिए बारबरा की जुबान से निकला पहला कबूलनामा, जिसमें वो साफ साफ कहती है कि चौकसी की गिरफ्तारी के बाद ही उसे पता चला कि जिस शख्स को वो दोस्त मान रही है उसका असली नाम मेहुल चौकसी है। I'm European and I live in Europe and I'm not following much the Indian news, if that's okay. And also I'm not following, list of fraudsters and these people. So I haven't been aware of his real name and background until last week. And I believe most people in Antigua, I don't think that anyone knew his real name or his background. Yeah, that's my opinion. And sorry, one more comment on that. Actually, that I saw all these pictures that I can see how he looked before, and I think he lost a lot of weight, and he looks very different. So I can, if you compare the pictures, you can see that some of the face features or the nose looks similar, but I don't think that, someone is walking in the Caribbean on a holiday and he would spot out that, oh, this is the Mehul Choksi that I read in the Indian news, बारबरा का ये बयान अगर सच मान लिया जाए तो इससे संगीन सच सामने आते हैं। एंटीगा में मेहुल चौकसी पहचान छिपाकर रह रहा था, वजन घटाकर वो अपना हुलिया बदलने की फिराक में था। चौकसी को लगातार अपनी गिरफ्तारी का डर भी था। इंडियन मीडिया के सामने आई बारबरा यही नहीं रुकी, मेहुल चौकसी के इरादों की तरफ इशारा करता एक और सनसनीखेज बयान बारबरा की जुबान से निकला। अड्डा बदलने की फिराक में था चौकसी। मेहुल चौकसी की फरारी से लेकर अब तक उसके कैरिबियाई देशों में छिपने या फरारी काटने की खबरें आई, लेकिन बारबरा ने मेहुल चौकसी के हवाले से एक और देश का जिक्र किया। ये देश है क्यूबा। He hinted me these messages about the yacht and like we go to other island and Cuba. So there is something that there must have been maybe that he was planning something later stage.
That's one of my opinion. Also, that he told me that he's doing a lot of like meditation, and he said he like last month he himself and the sister was visiting from New York, and they had their own guru, and they did meditation. And he also told me this. He actually told me on Sunday on our breakfast meeting that he said he's practicing to not to have any fear. So how does it sound to, like when he told me this, that he's practicing that he doesn't want to have any fear, and then on the day, he has this kidnap situation, I really, the story starts to fall in together. एंटीगा और डोमिनिका जैसे मुल्कों को टैक्स हेवन कहा जाता है। इन देशों में दुनिया के कई आर्थिक अपराधी अपने अड्डे बनाते हैं, लेकिन क्यूबा का जिक्र शक की सुई को नई दिशा में घुमाता है। क्या क्यूबा का जिक्र करने के पीछे मकसद बारबरा को उलझाना था, या फिर वाकई चौकसी ने क्यूबा में फरारी काटने का प्लान बना लिया था? क्या क्यूबा में भी चौकसी की मदद करने वाले लोग या सिस्टम मौजूद था? इस इंटरव्यू में बारबरा ने जब जब कोई नई बात कही तो कयासों का मानो नया पिटारा खुल गया। कयासों को पुख्ता करने की कोशिश बारबरा ने भी की जब उसने कहा चौकसी का उससे दोस्ती करना भी एक अल्टरनेट प्लान का हिस्सा था। The beginning, I believe they said that he was driving down in Jolly Harbor. He was on the way to go for a dinner. I think that was his first statement, and they blamed the local Antigua police. A bit later, when I think, then a bit later they said that, okay, it was actually Indian agents that who wanted to kidnap him. And then again later, then the idea was that no, he actually came to my apartment, that I lured him, I forced him, and then he was honey trapped by a tourist or by a person who he knows. So I think so far, as I'm following, they did say 2-3 different options, bit changing the stories, and I'm of course it's not. I am very shocked and speechless. Why they want to, I'm trying to understand, but day by day, I think I understand, hope maybe I understand more why they wanted to bring me into this story, why they use my name, or, who wanted this, was it really the idea from the beginning, or was it a backup plan, as an option B, that something didn't work out and they thought that, a tourist can be used because she was in the area. बारबरा का ये इंटरव्यू मेहुल की मिस्ट्री की कई परतों को खोल देता है। बारबरा के बाबत पहले ये खबर आ चुकी है कि मेहुल चौकसी ने डायमंड की रिंग बताकर पत्थर की अंगूठी गिफ्ट कर दी। फिर चौकसी ने बारबरा पर किडनैपिंग का इल्जाम मर दिया। ये हालात क्लियर कट सिग्नल है कि चौकसी ने खुद को बचाने के लिए एक बड़ा गेम खेला था, और जब उसकी गोटियां बिखर गईं, तो चौकसी की बिसात नाकाम हो गई। टीम न्यूज़ नेशन। महादेव का अपमान और कटघरे में इंस्टाग्राम। जी हाँ, ये अगली खबर हम आपको खबर कट टू कट के स्पेशल में दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता मनीष सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है इंस्टाग्राम के खिलाफ। दरअसल महादेव की कुछ ऐसे आपत्तिजनक इमोजी, कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं इंस्टाग्राम पर यूज की जा रही हैं बतौर ग्राफिक्स, जो आपत्तिजनक है, जिनसे हिंदुओं की भावनाएं जो हैं आहत हो सकती हैं। वो अपने भगवान को इस रूप में कतई देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस सब ने एक बार फिर से इस सवाल को जन्म दे दिया है कि बार बार हिंदू देवी देवताओं के साथ ही इस तरह की लिबर्टी, क्रिएटिविटी के नाम पर क्यों ली जाती है? क्या हिंदुओं के सहिष्णु होने पर ही लोग इसका बेजा फायदा उठा रहे हैं? इंस्टाग्राम पर भगवान शिव की पहली तस्वीरें इतनी आपत्तिजनक हैं कि हम आपको इन्हें टीवी पर दिखा नहीं सकते, लेकिन तस्वीरों का जिक्र बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों के सामने इन तस्वीरों के खिलाफ उबले गुस्से का सच सामने आ सके। तस्वीरों या यूं कहें कि इंस्टा स्टिकर्स में भगवान शिव की मुद्राएं दिखाई गई हैं, लेकिन मुद्राओं के साथ ही साथ भगवान शिव के साथ आपत्तिजनक सामान भी रखा दिखाया गया है, और इसी के विरोध का ऐलान कर दिया है दिल्ली बीजेपी नेता मनीष सिंह ने। आप इंस्टाग्राम में अगर स्टोरी में जाएंगे और स्टोरी में अगर शिव टाइप करेंगे, SHIV शिव, तो अगर टाइप करेंगे तो उसमें एक भोले बाबा की फोटो आएगी, और एक ऐसी भी फोटो आएगी जिसमें भोले बाबा के एक हाथ में शराब और एक हाथ में मोबाइल दिखाया गया है, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ, हमारे भोले बाबा के साथ किस तरह से ये इंस्टाग्राम वाले हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इसके लिए अभी FIR करने के लिए कंप्लेंट डाल के आया हूं, और अगर कंप्लेन FIR नहीं होता है तो मैं इंस्टाग्राम के ऑफिस पे जाके धरना दूंगा, और इनके CEO को और इनके जो भी ऑफिशियल हैं
इनको माफी मांगना पड़ेगा, और नहीं तो धरना दे। जब तक माफी नहीं मांगेगा और जब तक ये अपना वहां से वापस फोटो नहीं हटाएंगे, मैं मनीष सिंह पीछे हटूंगा नहीं। आपत्ति को कानूनी जामा पहना दिया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नस्लवाद से जुड़ी पोस्ट को खुद ब खुद रोक देते हैं, वो हिंदू भावनाओं के आहत होने पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? जिस सोशल मीडिया पर मजहबी कमेंट्स को आपत्तिजनक कंटेंट माना जाता है, वहाँ हिंदू प्रतीकों के साथ भद्दे मजाक की इजाजत कैसे मिल जाती है? इन सवालों के उठने की वजह सिर्फ इंस्टाग्राम पर आए स्टिकर्स नहीं, बल्कि लगातार हिंदू प्रतीकों का अपमान है। अमेरिका की एक नामी जूता कंपनी ने जूतों के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी थी। विरोध होने पर ये जूते बाजार से वापस लिए गए। ऑस्ट्रेलिया में एक बियर कंपनी ने बोतलों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीरें लगा दी थी। हिंदू समाज के विरोध के बाद कंपनी ने बोतलों से ये लेबल हटाए। ऑस्ट्रेलिया में एक फैशन शो के दौरान बिकनी पर हिंदू देवताओं की तस्वीरें दिखाई गई थी। मामला बढ़ा तो डिजाइनर लूसा ब्लू ने माफी मांगी, और कुछ वक्त पहले ही एक बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने टॉयलेट पेपर पर हिंदू देवताओं की फोटो लगाई थी। ग्राहकों की आपत्ति के बाद ये प्रोडक्ट हटाया गया था। अगर ऐसा दुनिया के किसी और मजहब के साथ होता तो सड़कों पर बड़े प्रदर्शन होते, धमकियां दी जाती, शायद कत्लो गारत भी हो जाता। लेकिन हिंदू भावनाओं की माँ खोल की हिम्मत और इजाजत कैसे मिलती है? यही सवाल एक बार फिर मनीष जैसे हिंदुस्तानी समाज के सामने लेकर आए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब बात करते हैं फलों के राजा आम की। जी हाँ, गर्मी का मौसम है, आम का जिक्र ना ऐसा कैसे हो सकता है? और हर स्टेट अपने अपने आम को सबसे बेहतरीन बताता है। लेकिन अगर दामों की बात करें तो दाम में एक आम ने बाजी मार ली है। आप सोच सकते हैं 3 लाख रुपए किलो होगी एक आम की कीमत, और ये आम तरबूज और पपीते से भी बड़ा होगा। भाई कहाँ का है ये आम और कैसा है ये आम, जिसके गुठलियों के नहीं बल्कि लग रहा है दोगुने चौगुने हैं दाम? देखिए जरा। ना कभी देखा है और ना कभी खरीदने की औकात है। मैंने कभी ना देखा है ना सुना है। कॉस्टली काफ़ी हो जाते हैं तो मुश्किल है इतना महंगा आम खरीदना। इतना महंगा आम खरीद के हम जाएंगे कहाँ? इनकम इतनी है नहीं, तो आम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। 1000 रुपए का एक आम, लोग हैरान। 1 लाख रुपए का एक आम, लोग हैरान। फलों के राजा आम की नई रेट लिस्ट सामने आई तो आम के शौकीनों की हवाइयां उड़ गई। मीठा आम इतना महंगा भी हो सकता है? किसने सोचा था? सोच आप भी रहे होंगे। 1000 रुपए का एक आम कहाँ मिलता है? तो जवाब देख लीजिए। 1000 रुपए का एक आम, साइज में तरबूज से भी बड़ा। आम की इस किस्म का नाम है नूरजहां, और ये मिलता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के एक छोटे से इलाके कठीवाड़ा में। जिनकी जेब में दम है वो खरीद कर नूरजहां का स्वाद भी ले रहे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो इतने महंगे आम को देखकर ही खुश हो लेते हैं। ख्वाहिश तो बहुत थी कि ज्यादा आम खरीद कर जाए, मगर उन्होंने बोला कि अभी आम ज्यादा नहीं है। हमने सुना था काफी टाइम से कि नूरजहां आम जो एमपी में कठीवाड़ा में मिलते हैं, तो आज हम चले आए उसको लेने के लिए। नूरजहां आम आज खुद मैंने देखा, आकर आज पहली बार मैंने आम देखा, और नूरजहां आम देख के मैं बहुत अभिभूत हूँ। नूरजहां आम की खासियतें सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे वाकई ऐसा आम 1000 रुपए पीस बिकना ही चाहिए। नूरजहां आम के एक पीस का वजन तकरीबन 4 किलो है और लंबाई तकरीबन 14 इंच। इस आम को किंग ऑफ मैंगो अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे यहाँ 200 से 250 पेड़ हैं और 35 से 40 वेराइटियाँ हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस ये नूरजहां आम है, जिसको सब देखने आते हैं ज़्यादातर। इसका वजन 3.5 से 4 किलो तक जाता है। और हमारे यहाँ दूसरी भी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, जैसे श्रीदेवी है, माधुरी है, केसर है, हापुस, लंगड़ा, वही जो नॉर्मल रहती है ज़्यादातर वेराइटियाँ। और जो सबसे फेमस है ये है, इनको दूर दूर से लेने आते हैं। कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहाँ से दूर दूर से आते हैं। भारत का करिश्मा देख लिया, अब जरा इंटरनेशनल आम देख लीजिए, जिसका एक पीस खाने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, ये मजाक नहीं, कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। जापान में आम की एक ऐसी किस्म होती है जो 1 लाख रुपए पीस के रेट पर बिकती है। ये आम जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है। नाम है ताइयो ना तमागो, यानी द एग ऑफ सन, जिसकी खेती सिर्फ ऑर्डर पर ही की जाती है, क्योंकि इसे खरीदने में रईसों के भी पसीने छूट जाते हैं। इस आम की खूबी है कि ये आधा लाल और आधा पीला होता है।
ताइयो ना तमागो आम की 2017 में एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें ये रिकॉर्ड $3600 में बिका था और हर आम का वजन 350 ग्राम था, मतलब 700 ग्राम आम के करीब 2.5 लाख रुपए। टीम न्यूज़ नेशन। तो भाई ये 3 लाख रुपए किलो वाला आम आपकी पहुंच से भले ही दूर हो, लेकिन आपने इसके दीदार किए, उसके बारे में जाना। और आम कहते हैं ना, उसका स्वाद हर एक को अपने ही देश का भाता है, यानी कि जो जिस राज्य से आता है उसे वहीं का आम पसंद आता है, फिर दशहरी, चौसा, केसर या फिर अल्फांसो की बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सावधान रहिए, कोरोना भी गया नहीं है और मास्क लगाए रखिए। इसी संदेश के साथ बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।